अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक न्यू नावल रीड करी, उम्मीद है आप सभी को पसंद है। नावल कुछ इस टाइप से है, बॉस एंड एम्प्लॉय बेस है, फ्रेंडशिप बेस, फोर्स्ड मैरिज टाइप से नावल है, रूड हीरो है। आगे का नावल मैं आप लोगों के साथ ही पढ़ूंगी, इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं। चलिए साथ मिलकर पढ़ते हैं। अगर नावल अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने रिव्यूज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। दयान बेटा, अब तुम 31 साल के होने वाले हो, तो अब शादी कर लो। कब तक यूं ही कुंवारे फिरते रहोगे? मेरी तो बस यही ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी देख लूं। पता नहीं कब ज़िंदगी की दौड़ हाथ से छूट जाए। नॉट अगेन दादू। अल्लाह पाक आपको हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे। आपकी ज़िंदगी और मेरी शादी का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए प्लीज़ इस जिक्र को सुबह सुबह ना छेड़ा करें। लेकिन बेटा, दादू को मुंह खोलता देखकर दया नरमी से टोका था। दादू, मैं आपको कितनी मर्तबा बता चुका हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज, और लड़की के चक्कर में पड़ना मेरी ख्वारी है। आसपास बहुत से केस देख चुका हूँ, इसीलिए आप कुछ और अच्छा अच्छा सोचा करें। नैपकिन से मुंह को थपथपाया और कुर्सी को पीछे घसीट कर खड़ा हुआ था। आई एम गेटिंग लेट। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। दादू को सर को चूम कर अपना ब्रीफ केस हाथ में पकड़े बाहर निकल गया था। तुम लोग भी कुछ बोला करो, या सिर्फ इसको मनाना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? दादू ने घूर कर अपने बेटे फारूक शाह और छोटे पोते रयान को घूरा था। दोनों बाप बेटे बेचारगी से दादू को देख रहे थे और दोबारा से नाश्ते की तरफ मतवज्जा हो गए थे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कोई बात हुई ही नहीं। मैं ही पागल हूँ जो तुम तीनों से सर फोड़ती रहती हूँ। तुम लोगों को अल्लाह हिदायत दे। दादू बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई थी। हम तो मासूम हैं, अब हम क्या ही बोलें। दोनों बाप बेटा एक दूसरे को बोलकर अपने ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगे थे। ये मंजर था शाह हाउस का, जहाँ फारूक शाह अपनी माँ हुजूर के साथ 2 अदद जवान बेटों के साथ रिहाइश पजीर हैं। फारूक शाह अपने अम्मा अब्बा के इकलौते सपूत थे, जिन्होंने अपनी यूनी फेलो समीना से पसंद की शादी की थी, मगर वो शादी के 10 साल बाद ही फारूक शाह की मोहब्बत से तंग आ गई थी। इसीलिए अपने 9 साल दयान शाह और 5 साल रयान शाह को रोता बिलखता छोड़कर तलाक लेकर दूसरे बिजनेसमैन से शादी कर चुकी थी। फारूक शाह ने किस तरह बच्चों को संभाला और पाला, ये एक अलग कहानी है, मगर वो दयान को औरत के लिए नफ़रत जान ही नहीं सके थे, जो वो 9 साल की उम्र से ही औरत ज़ात से सख्त नफ़रत करता था, और जब तक वो उनको समझाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए अब तकरीबन हर रोज़ ही घर में नाश्ते के वक्त इसको शादी के लिए मनाया जाता था, क्योंकि बाकी के टाइम वो घर पर कम ही नज़र आता था, और वजह इसका अपना फैलाया हुआ नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस था, जो अपने दोस्त के साथ बड़े ही पैमाने पर कामयाबी से चला रहा था। महापारा जी, तुम्हारे लिए तो कोई शहजादा आएगा ना, जो तुमको आसमानों की सैर करवाएगा। अरे भाभी, तुम तो जल के राख हो जाओगी जब मैं आसमानों पर होंगी और वहाँ से तारा खींच कर मारूंगी। महापारा की ज़बान के आगे खंदक नामी कोई चीज़ नहीं थी जिससे वो अपनी ज़बान को कंट्रोल कर सके। ये मुँह और मसूर की दाल, ऐसा कुछ ख्वाब में भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी तरह छोटे ख्वाब नहीं देखती मैं। मसूर की दाल भी सस्ती नहीं आती है, आई बड़ी। सुबह सुबह तुम मेरे मुँह ना ही लगा करो। मैं तुम्हारे मुँह क्यों लगूंगी? ये तो भाई के लिए है ना। क्यों भैया? महापारा की बात पर उसके भाई के साथ साथ भाभी भी सटपटाक कर किचन का रुख कर चुकी थी, क्योंकि शौहर के सामने शर्म जो आ गई थी। शर्म तो नहीं आती, भाभी से ऐसी बातें करती हो। महापारा के भाई ने उसके सर पर चपत लगाई थी। अरे भैया, जब तक ऐसी छोटी मोटी लड़ाई ना करनी तब तक हम दोनों को ही चैन नहीं आता है। अब देखना, आराम से हम दोनों को नाश्ता भी मिल जाएगा और फिर आराम से चले भी जाएंगे, नो टेंशन। महापारा की बात पर उसके भाई ने मुस्कुराहट दबाई, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सच ही बोल रही थी। महापारा का ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से है। उसकी एक ही भाई माज है, जो कि हाई स्कूल में उस्ताद है। उसके 7 माह पहले ही अपनी खालाजाद रूबी से शादी हुई है, और रूबी महापारा की फेवरेट कज़िन थी, जिसको वो खुशी से अपनी भाभी बनाकर लाई थी, मगर अब रोज़ ही वो दोनों झगड़ती हुई थी। रीज़न ना उसके भाई को पता था और ना ही अम्मा को, बस लड़ाई सुबह शाम हो रही होती थी। महापारा जी खुद यूनी से BSIT कर रही थी और 3रा सेमेस्टर में है। अम्मा जल्दी करें ना, महापारा अभी गुजरने ही वाली होगी। उसकी यूनी बस आने ही में 15 मिनट रह गए हैं। पता तो है कि उसको आलू वाले पराठे कितने पसंद हैं। आनिया कभी कभी दरवाजे को देखती और कभी अम्मा को, जो पराठे को तवे पर डाल रही थी। अरे झल्ली, बस 2 मिनट में पक जाना है, तुम अंदर से डिब्बा लेकर आओ, जल्दी ना मचाओ। आनिया की अम्मा ने पराठे को तवे पर डालकर जवाब दिया था। हाँ, वो डब्बा तो मैं भूल ही गई, अभी ले आई। आनिया भागकर छोटा डिब्बा लेकर आई थी। ये लो, 2 पराठे डाल दिए हैं। पार्वती खुद भी खाएंगी और 7 सहेलियों को भी खिला देगी।
अम्मा की बात पर आनिया ने दोनों पराठे टिफ़िन में डाले और फिर दरवाजे के साथ चिपक कर खड़ी हो गई थी, क्योंकि महापारा के गुजरने का टाइम हो रहा था और वो लाजमी जाते जाते आनिया को सलाम करके जाती थी। आनिया महापारा की बचपन की हमजोली है, दोनों ने एफए तक साथ ही पढ़ा था। महापारा के घर के हालात अच्छे हैं तो उसने आगे यूनी में एडमिशन ले लिया, मगर आनिया के अब्बा छोटे से स्कूल में माली हैं, तो उनके घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। आगे की पढ़ाई तो फिर आनिया ख्वाबों में ही कर सकती है, इसीलिए वो अब शाम में मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और अपने अम्मा अब्बा का इकलौता सहारा बनी हुई है। महापारा मेन रोड पे यूनी की बस को देखकर उफ करके रह गई थी, क्योंकि आज फिर वो आनिया के पास ज़्यादा देर खड़ी रह गई थी। इसीलिए माथे पर हाथ मारकर जल्दी से सर उठाकर उसने सड़क क्रॉस करने लगी थी, मगर भला हो साइड से आती हुई गाड़ी का, जो उसके पैरों के पास चरचरा की आवाज़ से रुकी थी। महापारा की आंखें खौफ से बंद हुईं और फिर धीरे धीरे से खोलकर आसपास देखा था और फिर खुद को ऊपर से नीचे तक देखा। सारे अंचर पंचर से ही सलामत नज़र आए तो खुदा का शुक्र अदा किया और फिर बाज़ की अकाबी नज़रों की तरह गाड़ी की तरफ देखा और ये आई गाड़ी वाले की शामत। तनफन करती गाड़ी के पास पहुंची और शीशे को बजाया था। अल्लाह माफ़ करे अंकल जी, जितनी आपकी उम्र है इस लिहाज से तो आपको बंद आँखों के साथ भी गाड़ी चला सकते हैं, मगर नहीं, हम जैसे लोगों को तरा तो ज़रूर निकालना है, हम लोगों का तरा तो ज़रूर निकालना है ना। अगर मैं अभी मर गई होती तो। उसकी चलती ज़बान पे पीछे बैठे दायान शाह ने एक नज़र उठाई और फिर दोबारा से लैपटॉप की पे मसरूफ़ हो गया था, क्योंकि उसके बकौल गरीब लोगों को अमीरों से पंगा लेने का शौक़ होता है और इस लड़की को उसका ड्राइवर खुद ही संभाल लेगा। देखें बेटा जी, आप एकदम से रोड के दरमियान आई हैं। हाय अल्लाह जी, खुदा का खौफ करें बूढ़े अंकल, मैं एकदम से नहीं आई बल्कि आप आए हैं। गाड़ी में अंदर की तरफ झाँका था और ये जो मुस्टंडे पीछे बैठे हैं, इसको बोले कि गाड़ी चला ले, घर में इनके काम होते नहीं हैं, गाड़ी में ऐसे कर रहे होते हैं जैसे कि आधी दुनिया का काम कर रही हूँ। इसकी बात पर ड्राइवर का मुंह खुला का खुला, पीछे बैठे मुस्टंडे ने भी गुस्से से उसे घूरा था। सलीम, लेट्स गो। अपनी काटदार नज़रों से महापारा को घूरकर ड्राइवर को हुक्म दिया और उसके हुक्म पर सलीम ताबेदारी से गाड़ी भगा ले गया था। ओए अंकल, मेरी तो बात ख़त्म ही नहीं हुई। अमीरों की अक्कड़, मेरी बस किधर गई? बस को स्पॉट पर ना देखकर अंदाज़ा हो गया था, स्टॉप होगा आई थिंक ये, अंदाज़ा हो गया था कि बस भी जा चुकी है और झगड़ा भी आधा रह गया है। हाय, बस उसके अंदर कीड़ा है कि आखिरी अल्फाज उसी के हों। महापारा को कुछ नहीं हो सकता। अब अगले आधे घंटे तक वो दूसरी बस का इंतज़ार करते हुए इस नादीदा अमीरजादे को कोसेगी। नॉक नॉक। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर मिस्टर मुस्टंडे, मेरा मतलब मिस्टर शाह ने काटदार नज़रों से दरवाजे की तरफ देखा था, क्योंकि वो अपने पर्सनल असिस्टेंट आमिर को बोलकर भी आया था कि फ़िलहाल किसी भी काम के लिए उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। मगर ये दस्तक, उसने खौफ से सोचा और कमिन बोला था। दरवाजे से अपने जिगरी यार प्लस बिजनेस पार्टनर मोतसिम खान को देखकर माथे से बालों का जाल हटाया और अपनी टाई को ढीली करते हुए कुर्सी से टेक लगाई थी। आज सुबह ऑफिस में क्यों धमाके कर दिए हैं? सारे वर्कर ही मुंह सुजाए काम कर रहे हैं। मिस्टर खान उसके सामने बैठा और हाथ में इंटरकॉम बजा के कॉफ़ी का ऑर्डर दिया था। यार कुछ नहीं, बस आजकल दादू को एक ही टॉपिक मिला हुआ है और फिर रोड पर भी कोई अजीब पागल लड़की कार के सामने आ गई, सारा मूड ही ख़राब कर दिया था। महापारा की कैची जैसी ज़बान याद करके दिल में इस्तग़फ़ार किया। ऐसी कैची जैसी ज़बान वाली लड़की से पहली दफ़ा पाला पड़ा था, वरना उसके सर्कल में तो बहुत ही धीमी टोन वाली लड़कियां ही थीं, मसनूई टोन। तो यार दादू की ख्वाहिश कुछ अजीब तो नहीं है? 30 का तो हो चुका है, अब क्या बूढ़े होकर शादी करेगा? कर ले शादी, मैं भी तेरी शादी का लड्डू खा लूँगा। मुतसिम को पता था कि वो कितनी शादी से चिढ़ता है, इसीलिए मुस्कुराहट दबाकर बात की। भाई मुस्कुराने पर जुर्माना आयद हो सकता था। तू भी यही कह रहा है कि मैं शादी कर लूँ? मिस्टर शाह ने भी ज़ोर दिया था। मैं क्यों नहीं कह सकता? जानता भी है कि लड़की का दूसरा नाम ही बेवफाई होता है, इसके बावजूद भी। उसकी बात पर मुतसिम के गले में गिल्टी उभरी। जानता था दायान का इशारा उसकी एक्स बीवी की तरफ था, जिसने 2 साल पहले ही क्रश बोलकर शादी की और फिर 1 माह के बेटे बहराम को छोड़ दिया, क्योंकि क्रश ख़त्म हो चुका था और उसकी हद बंदियाँ उसकी एक्स बीवी नताशा को पाबंदियाँ लग रही थीं। तो बगैर किसी हेलो हज्जत के तलाक लेके बेटे को छोड़कर अपने माँ बाप के घर जा चुकी थी और अब फिर से आज़ादी वाली ज़िंदगी जी रही है।
ज़रूरी तो नहीं है कि अब सब एक जैसे। खान ने अपनी बात करनी चाहिए जब दयान ने उसे टोक दिया था। प्लीज़ प्लीज़, मैंने अपने आसपास जितनी भी लड़कियां देखी हैं सब एक जैसी ही हैं, इसीलिए तुम भी दादू की तरह इस टॉपिक को पकड़ने ना बैठो। तुम मीटिंग का बताओ। कुर्सी को घसीट कर आगे टेबल की तरफ किया था, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा उसको अपनी माँ ही याद आती थी और वो अब जितना बचने की कोशिश करता था किसी न किसी तरह उसको याद आ ही जाती थी। मीटिंग मैं देख लूँगा, तुम लंदन के लिए निकल जाओ, क्योंकि एक्स कंपनी के साथ अगर डीलिंग हो गई तो हमारी कंपनी इंशाअल्लाह आसमान पर पहुंच जाएगी। मुतसिम भी सब सोचों को झटक कर अपने बिजनेस की तरफ मुतवज्जा हुआ, क्योंकि अब दोनों दोस्तों के लिए यही मुखलिस था बकौल मुतसिम के। ओके, आमिर से बोल कर टिकट कंफर्म करवाता हूँ, तुम इधर संभाल लेना, 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। इंटरकॉम से आमिर को लंदन की फ़्लाइट्स के बारे में बोलकर दोबारा से पॉइंट डिस्कस करने लगा था, जब ही दरवाज़ा नॉक हुआ और साथ ही आर्यन की शक्ल उभरी थी। भैया, पापा बोल रहे हैं कि कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए सीट्स खाली हैं, तो ऐड डील करें। आते साथ ही खान को सलाम करके धप से उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठा था। दयान ने माथा मसल कर अपने छोटे लाडले को देखा था, जो कभी नहीं सुधर सकता था। बस 20 बार उसको बोल चुका था कि ऑफिस में सर बुलाया करो और थोड़ा सा तमीज़ का मुजाहिरा किया करो, मगर वो ढीठ हड्डी की तरह तो था जो कभी नहीं टूटने वाली थी। तुम लोगों का डिपार्टमेंट है, जो सही लगता है वही करो। दयान की बात पर लाडले ने सर हिलाया, मगर कुर्सी से नहीं हिला था। अब क्या, जाओ? नहीं, एक कप कॉफ़ी का पी के जाऊँगा। आपका असिस्टेंट बहुत ही मज़ेदार कॉफ़ी बनाता है। दयान शाह की बात पर आर्यन नाम था इसका, दांत दिखाए थे। दोनों दोस्तों ने खा जाने वाली नज़रों से उसको देखा, क्योंकि उसकी मौजूदगी में काम तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। हाँ, उसकी बकवास सुनी जा सकती थी, इसीलिए दोनों ने एक दूसरे की आंखों की तरफ देखा और फिर दोनों एक साथ ही खड़े हुए थे। किधर? आर्यन ने हैरान नज़रों से दोनों को देखा था। मीटिंग रूम में, तुम अपनी कॉफ़ी इंजॉय करके जाना। मुतसिम की बात पर उसने आंखें घुमाई। वो भी खूब जानता था कि ये किस लिए है। जा रहा हूँ, घर से कॉफ़ी पीकर आया था। ये कहते ही वो ऑफिस से गायब हुआ और दोनों ने सुख की सांस ली। बिजनेस की बातों में वो तीसरे को कहाँ बर्दाश्त करते थे, चाहे वो फिर उनका लाडला ही क्यों ना हो। महापारा और उसकी यूनी फ्रेंड अरूप दोनों यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठी आलू के पराठों से इंसाफ कर रही थी, जब ही महापारा की अमीर फुप्पो का बेटा तलहा दांत नकोसता हुआ उनकी तरफ आया था। वाओ कज़िन, आज तो देसी लंच किया जा रहा है, और वो भी अकेले अकेले। बंदा किसी से पूछ भी लेता है। तलहा के आने पर महापारा ने मुंह बिगाड़ा और अरूप को आंखों के इशारे से जल्दी ख़त्म करने का इशारा भी कर दिया था। उसको मालूम था कि अब तलहा की चिकनी चिपड़ी ना ख़त्म होने वाली बातें शुरू हो जाएंगी। बेचारा महापारा को पटाने की चक्करों में है। हालांकि उसकी माँ और बहनों की नापसंदीदा तरीन हस्ती महापारा जी है। वजह उसकी 2 गज़ लंबी ज़बान है, जो हमेशा उनको चुप करवा देती है। तलहा भाई, अगर आपकी आंखें सही सलामत हों तो मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी दोस्त भी साथ है, और देसी लंच मेरी दोस्त ने दिया है, तो इसीलिए हर अरे गहरे को नहीं बुला सकती। वो सिर्फ मैं ही खा सकती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह खा भी चुकी हूँ। वैसे आपकी कोई क्लास नहीं, जब देखो आवारागर्दी करते नजर आते हो। महापारा की लफाजी खंजरों पर अरूप ने मुस्कुराहट दबाई थी, और तलहा ने होंकपन से अपनी छोटी कज़िन की ज़ुबान देखी थी। मैं आवारागर्दी तो नहीं करता, तुम ही सामने नज़र आ जाती हो, क्या करूं? क्या तुम भी क्लासेस नहीं लेती? तलहा ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए, वरना दिल में तो आग लग गई थी। कोई नहीं कज़न साहिबा, उड़ा लो जितना उड़ाना है, तुम्हारे पर तो मैं काटूंगा और फिर देखूंगा कि ज़बान कैसे चलती है। मैं क्लासेस ही लेने जा रही हूँ। आओ अरूप, चलें तलहा भाई, फिर मिलते हैं। वो ग्राउंड से खड़ी हुई और अपना लाल बैग को कंधे पर टिकाया था। हाँ हाँ चलो, अगर ज़्यादा टाइम हो गया है तो सर डांटेंगे। अरूप ने भी दोस्त का साथ दिया, वरना उनकी क्लास ऑफ हो चुकी थी। ओके कज़िन, फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोलता हुआ तलहा दूसरी साइड पर चला गया था। यार, जितना तुम उसकी करती हो, अल्लाह की कसम, कोई इज़्ज़त वाला बंदा हो तो मोड़ के ना देखे, और ये हर दूसरे दिन मुंह उठा के आ जाता है। वो दोनों गेट की तरफ बढ़ी थीं, जब ही अरूप ने हंसकर बोला था, इज़्ज़त वाला ही नहीं है ना? वैसे भी ये जिस की वजह से आता है मुझे सब पता है, मगर इसको पता नहीं महापारा किस बला का नाम है। महापारा की बात पर अरूप 100% मुत्तफिक थी कि इज़्ज़त वाला बंदा तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो वो बता जो तू कल बोल रही थी कि जॉब का कोई सीन बनाना चाहती है, कोई इशू चल रहा है घर में? अरूप की बात पर महापारा ने ठंडी सांस भरी और वेटिंग एरिया के बेंच पर बैठी थी।
हाँ यार, तुझे पता तो है कि अब्बू की पेंशन बहुत कम आती है और भैया का बेबी भी आ जाएगा तो भैया के खर्च बढ़ जाएंगे, इसीलिए सोच रही हूँ कि कहीं कोई जॉब ढूंढ लूँ। चल 4-5 हज़ार वाली ही सही। ये बात तो है। वैसे अब्बू की कज़िन मुतसिम की कंपनी है ना, तुम उनमें कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए सीट्स आई हुई हैं। कल ही अब्बू की फाइल्स में देखा था। अगर तू चाहे तो अप्लाई कर ले। तेरी टाइपिंग तो फिर माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अरूप की बात पर महापारा पुरजोश से उसकी तरफ मुड़ी थी, मगर उसकी कंपनी का नाम सुन के धीमी हुई थी। इतनी बड़ी कंपनी मुझे क्यों हायर करेगी? तू अपनी किस्मत आजमा ले, और वैसे भी ज़बान का टैलेंट तो पास है ना। अरूप ने उसका हौसला बढ़ाया था। कंपनी दोस्त है, कमीनी दोस्त है या दुश्मन? महापारा मुस्कुराई थी। चल फिर अल्लाह का नाम लेके अप्लाई कर देना। 2 दिन तक इंटरव्यू भी होगा। ओके मेरी जान, यू आर बेस्ट। महापारा ने उसको छप्पी डाली थी। आनिया से भी ज़्यादा बेस्ट। तुम दोनों अलग हो, मगर आनिया से बस अजीब वाला प्यार है, यू नो। महापारा लगी लिपटी के बगैर बोली, और अरूप भी ये बात जानती थी कि वो अपनी बचपन की दोस्त से सबसे ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए बुरा माने बगैर ही उसके गले लगाया और वेटिंग एरिया में बैठी दूसरी लड़कियों को उन अजीब नज़रों से देख रही थी। मगर इधर परवाह किसे थी। शाम को ऑफिस से वापस आने पर मोतसिम खान लाजमी कुछ देर अपने बेटे के साथ खेलते थे और इसके बाद डिनर करते थे। इस वक्त भी वो लॉन्च में बैठे बहराम के साथ मस्ती कर रहे थे और शब्बो बहराम की आया आसपास ही चक्कर लगाए जा रही थी। हालांकि इन बाप बेटे की मस्ती टाइम कोई भी आसपास नहीं आता था, मगर आज शब्बो चक्कर लगाए जा रही थी। जैसे खान की ज़रीक निगाहों ने देख लिया और आखिरकार ठंडी सांस भर कर बहराम को कॉट में लिटाया और टांग पर टांग चढ़ाकर सोफे की बैक पर अपने हाथ फैलाए। शबाना, कोई मसला है? नहीं साहब जी, नहीं तो। शब्बो ने हड़बड़ाकर अपने साहब को देखा था, जो आरामदा हालत में उसको एक्सरे जैसे अंदाज में देख रहा था। फिर आज इधर के चक्कर कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं, यह मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। अपनी दाढ़ी को खुजाकर कॉट में लेटे बेटे को आंख विंक की, जैसे वो जिस पे वो पुरजोर से खिलखिलाया था, और वो भी बेटे की मुस्कुराहट पर दिलो जान से फिदा हुआ था। वो साहब, शब्बो बात करते हिचकिचाई थी। शबाना, बात कर लो और फिर बुआ को डिनर कभी बोल दो। साहब जी, आपको तो पता है कि बहराम बेबी की वजह से मैं पिछले 1 साल से पिंड नहीं जा सकी, मनमनाती हुई आवाज़ से बोला गया था। खान ने हुंकारा भरा, जो कि इशारा था कि असल मुद्दे की तरफ आओ। साहब जी, वो मेरी नंद की शादी है तो इसीलिए कुछ दिन मुझे गांव जाना है। और मेरा बेटा, वो तुमसे अटैच है ना? तो फिर साहब, इसकी आप टेंशन ना लें। मैंने अपने शहर वाले मामू की बेटी से बात कर ली है। वो रोज़ सुबह के टाइम आ जाएगी और शाम को तो नसरीन बाजी दूसरी आया होती ही हैं। अपने साहब को मुंह खोलते देखकर वो फटाफट दोबारा से बोली थी, साहब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी कज़िन बहुत अच्छी है, वो ठीक से बहराम बाबू को संभाल लेगी। और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आप चाहे मुझे उसी दिन वापस बुला लीजिएगा, मैं कुछ भी बोले बगैर आ जाऊँगी। तो मतलब है तुमने सब इंतज़ाम कर लिए हैं, अब बस मुझसे पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है? साहब, अगर आप इजाज़त देंगे तो मेहरबानी होगी, बाकी आपको जो ठीक लगे। ओके, तुम चली जाओ और कुछ ऊंच नीच होने पर तुम अपनी बात पर कायम रहना कि इसी दिन तुम्हारा गांव गाड़ी भिजवा दूंगा, क्योंकि मैं अपने बेटे पर रिस्क नहीं ले सकता। गॉट इट? जी बिल्कुल साहब जी। शब्बों की तो बाँझें ही खिल गई थी। आखिरकार साहब जी एक ही दफ़ा में जो मान गए थे। ओके लीव। उसकी बात समझ शब्बो फ़ौरन ही रफू चक्कर हुई थी। मेरा बेटा, मेरी जान को बाबा पाश आना है। मुतसिम खान फिर से बेटे की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो कॉट से निकलने की कोशिश कर रहा था। मोहतरम 1 साल 4 माह के जो हो चुके थे, इसीलिए लेटने में मज़ा नहीं आता था। चलें पापा और प्रिंस फ्रेश होते हैं और फिर डिनर करेंगे। गुआ 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 बोलने की पूरी कोशिश की गई थी, जैसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बता रहा हो, अरे मेरा प्रिंस रेडी है। मुतसिम खान हंसता हुआ बेटे को बाजू में लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। आनिया, तुम तो अजीब बात नहीं करती, मतलब तुम सुबह से लेकर शाम तक एक बच्चे की केयर टेकर बनकर रहोगी? वाह वाह, तुम्हारे लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए। क्या बात बताई है? आनिया शाम को महापारा से मिलने आई थी। उसके घर आई तो उसे अपने कमरे में ले आई और तब ही ये बात बताई थी। उसके कज़िन शबाना बाजी सुबह
साहिबा ने उसे अब्बू से इजाज़त ली है कि वो कुछ दिन के लिए उसकी जगह बंगले में बच्चे को संभालने चली जाया करे। गाड़ी उसको मोहल्ले से लेके जाया करेगी और छोड़ भी जाया करेगी। इसकी अब्बू थोड़ी ही शद्दूद के बाद मान गए थे। यार, अब शबाना बाजी ने इतनी मिन्नत की है कि वो 1 साल से पिंड नहीं गई हैं और अब के बड़े साहब मान गए हैं तो फिर वो अबू बेचारे को हाँ करनी ही पड़ी थी। आनिया ने बेचारगी से कहा और नाखून से दांत को तड़ने लगी थी। टेंशन वाली आदत है भाई। फिर भी चाचे को ख्याल करना चाहिए था। एक जवान जहान लड़की को कैसे भेज देंगे। महापारा ने किसी बूढ़ी अम्मा की तरह अंदाज अपनाया था। अब बता क्या करूं? बच्चे तो मुझे वैसे ही पसंद है ना, कोई बहन भाई जो नहीं है मेरा। बच्चे पसंद हैं तो इसका मतलब कहीं भी बच्चों वाले घर में चली जाएगी। महापारा ने अपनी भोली दोस्त को घूरा था जो उसके हिसाब से बहुत ही मासूम है। ऐसे तो नहीं बोल रही, वो मनमनाई थी। आनिया वैसे भी महापारा को अकल कुल समझती है। अब तो जो होना था हो गया है, मगर मेरी बात ध्यान से सुनो। अपना मोबाइल हर वक्त साथ रखना और कुछ भी ऐसा वैसा महसूस करो तो फ़ौरन ही मुझे मिस कॉल देना। मैं फ़ौरन ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। अब हर किसी पर एतबार थोड़ी ना कर सकते हैं। बड़ी ही कोई राजदारी से ये बातें बताई गई थी, मगर शबाना बाजी ने बोला है साहब सुबह ही ऑफिस चले जाते हैं और फिर शाम को ही घर आते हैं। उनके घर में काम करने वाली 2-4 औरतें ही होती हैं और मैं भी तो बस हफ्ते के लिए ही जाऊंगी ना। महापारा की बात पर वो डर तो गई थी, मगर अपना डर महापारा पर जाहिर करके मज़ीद बातें नहीं सुन सकती थी बेचारी। चाहे तेरी शबाना बाजी का साहब कुछ भी करे, मगर तू मेरी बातों पर अमल करना। ये अमीर लोगों का कुछ पता नहीं होता है, चलता नशेड़ी लोग होते हैं, समझ रही हो ना। हाँ हाँ, दिल को मजबूत करने की कोशिश की गई थी। बस मेरी बहन, ऐसे ही 2-4 मज़ीद टिप्स दूंगी। रूप से पूछूंगी कि अमीरों में कौन कौन सी बुराइयां होती हैं, वो सही गाइड करेगी। मेरी दोस्त है, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। महापारा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। वो अपनी दोस्त को ऐसे तैयार कर रही थी जैसे वो कोई महाज लड़ने जा रही हो और वो उसकी हिम्मत बढ़ा रही हो, हालांकि उसके उलट ही हो रहा था। ठीक है, अब मैं घर जाती हूँ, अब्बा आने वाले होंगे, रोटी पका के दूंगी। आनिया बेचारी डर के मारे ही खड़ी हो गई थी। चल तुझे दरवाजे तक छोड़ आती हूँ। वैसे मैं बोल रही थी कि अमीर लौंडे पावर में खुद चली जाऊँगी, पारो मैं खुद चली जाऊँगी। तू अपनी असाइनमेंट करने लगी थी ना वो करो। अल्लाह हाफिज़। उससे पहले कि वो मैडम मज़ीद गुलफशानी करती, आनिया चप्पल को पाँव में उड़ेस कर कमरे से बाहर निकल गई थी। अरे अभी तो मुझे कुछ और बताना था। झल्ली है मेरी दोस्त, सबको अपने जैसा मासूम समझती है। चल कोई ना, रात को कॉल पे समझा दूंगी कि बच्चे के बाप के आसपास भी मत भटकना, वरना वो तो मेरी दोस्त को अस्तगफुरुल्लाह। पारो ऐसा वैसा कुछ मत सोचो। उसने खुद को डपट कर अपना लैपटॉप वाला बैग निकाला और असाइनमेंट बनाने लगी थी। इंटरव्यू वाले दिन वो यूनी की छुट्टी किए एस के कंपनी में मौजूद थी और कोई 50 के करीब लड़के लड़कियां सिर्फ 2 सीट के लिए मौजूद थे और तकरीबन सारी ही लड़कियां बोल्ड ड्रेसेस में थीं और वो अकेली लड़की थी जो ऑरेंज कलर के सेम 2 पीस में थी और सर पर डाई किया हुआ ऑरेंज दुपट्टा भी टिका हुआ था। और अब वो उन सब लड़कियों को लाहौल वाला कुव्वत करके देखे जा रही थी। इंटरव्यू का टाइम 10 बजे था और 10 मिनट पहले ही पहुंच चुकी थी। उसका इंटरव्यू में 21वां नंबर था, इसीलिए वो आराम से कुर्सी घसीट कर बैठ चुकी थी। सबकी ड्रेसिंग भी नोट करनी थी ना। आखिर एक लड़की थी जो मैचिंग अच्छी लगेगी वो खुद अपनी माँ से सिलवा लेगी। लड़कियों वाले शौक और शशके। सुनो, क्या एजुकेशन है आपकी? ज़्यादा देर चुप नहीं रह सकती थी, इसीलिए साथ बैठी लड़की को मुखातिब किया था। मैंने कंप्यूटर के 2-4 डिप्लोमे कर रखे हैं। आपके एजुकेशन? लड़की ने बनावटी अंदाज में आह तो किया था। मेरा भी कुछ यही हिसाब है, उसने गोल गोल जवाब दिया। बताने को कुछ था जो नहीं। यही हिसाब मतलब? अपने बालों को स्टाइल से पीछे करके लड़की ने सवाल दागा था। मतलब जो तुमने किया हुआ है और आगे कोई सवाल नहीं। गलती करी जो तुमसे सवाल पूछ लिया और स्टाइल की सगी। लड़की को मुंह खोलते देखकर उसने फट से उसको जो नहीं पसंद था तो नहीं पसंद, बात ख़त्म। वो लड़की 2-4 बातें सुनाने लगी थी जब ही 21वें नंबर पे कॉल पे वो भागकर इंटरव्यू देने वाले रूम में घुस गई।
पीछे लड़की उसको कोसने देने में मसरूफ़ हो चुकी थी। महापारा चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर कमरे में दाखिल हुई थी और जाकर सामने कुर्सी पर बैठ गई थी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। उसने पैनल में बैठे हुए पांचों बंदों को अलग अलग सलाम किया, जिस पर आर्यन शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली, मगर वो जब्त कर गया था। बेटा, इंटरव्यू में एक ही दफ़ा सलाम किया जाता है। फारूक शाह ने मतानत से छोटी सी लड़की को समझाया था। सर, एक दफ़ा सलाम करती तो 10 नेकियां मिलती हैं और 5 बार सलाम किया है तो 50 नेकियां बटोर ली हैं। समझा करें, छोटी छोटी नेकियां इकट्ठी करेंगे तो ज़्यादा होंगी ना। उसकी बात पर पांचों बंदों ने गड़बड़ाकर एक दूसरे की तरफ देखा था। ओके महापारा, यू आर एन ओनली इंटरमीडिएट, और आपने फिर भी इतनी अच्छी कंपनी में सीवी भेज दी। एनी रीज़न? पैनल में बैठे हुए एक शख्स के सवाल पर महापारा ने खुद को बोलने के लिए तैयार किया। जॉब मिलेगी या नहीं, मगर उसने बोलना था। सर, आपकी कंपनी को कंप्यूटर असिस्टेंट की ज़रूरत है और मैं इंटरमीडिएट होने के बावजूद आधी दुनिया से ज़्यादा अच्छा कंप्यूटर चला लेती हूँ। मैं कंप्यूटर इंटेलिजेंस हूँ। आप मेरी टाइपिंग स्पीड देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। उसकी बात पर फारूक शाह मुस्कुराए थे। तो बेटा, आप बोल रही हैं कि आधी दुनिया के लोग एक तरफ और आप एक तरफ, मगर टाइपिंग फिर भी ज़्यादा होगी। फारूक शाह की बात पर उसने मुंह पर हाथ रखा था। नहीं सर, मेरा मतलब मैं अच्छी टाइपिंग वगैरह करती हूँ, और आप मुझे अगर एक सीट पर रख लेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा, मतलब डबल काम करूँगी। और यूनिवर्सिटी कैसे मैनेज करेंगी, जो कि सीवी में मेंशन है? आर्यन शाह की बात पर महापारा ने गला खंगार कर साफ किया, क्योंकि उसकी अगली बात पर वो उसको बाहर फेंक देंगे, ये उसे यकीन था। जैसा कि मैंने अपनी काबिलियत बता दी है कि इसके हिसाब से मैं 4 घंटों का काम 1 घंटे में कर सकती हूँ ना। उसने पांचों से तायद ली और सबके सर बेइख्तियार हिले थे। तो यूनी से 1 बजे ऑफ होता है और मैं इधर आ जाऊंगी और फटाफट अपने सारे काम कर दूंगी। एक दफ़ा मौका देकर देखें, मैं किसी को मायूस नहीं करूंगी और मैं जो बोलती हूँ वही करती हूँ। महापारा बोलकर गर्दन नीचे झुका चुकी थी। सबकी तंजिया मुस्कुराहट नहीं देख सकती थी, जो कि उसको लग रही थी। ओके मिस महापारा, मैं आपको 1 महीने के लिए अपॉइंट करने को तैयार हूँ। अगर आप अपनी बातों की तरह काम करने लगी तो फ़ौरन आपको रख लिया जाएगा, फर्दर आपको रख लिया जाएगी, और अदरवाइज़ छुट्टी। फारूक शाह की बात पर महापारा के साथ साथ बाकी 4 लोगों ने भी हैरत से उसकी तरफ देखा था, मगर वो कुछ बोल ही नहीं सकते थे। अल्लाह जी, आप मतलब क्या ही बोलें, कैसे बोलूं? वो खुशी से अपनी सीट छोड़ चुकी थी और कमरे में घूम रही थी। मिस महापारा, आप बाहर जाकर अपना अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ लीजिएगा और कल से शार्प 2 बजे ज्वाइनिंग। ओके सर, थैंक यू सर। महापारा के बाहर जाते ही बाकी सब फारूक शाह की तरफ घूमे थे। मैं इस बच्ची की लगन देख रहा था और सच्चाई देखना चाहता हूँ, इसीलिए 1 माह का टाइम दिया है। वैसे भी हमें काम से गर्ज होना चाहिए। इसकी बात पर सब एग्री हुए हो या नहीं, मगर सब खामोश ज़रूर हो गए थे। आर्यन शाह नेक्स्ट के लिए घंटी बजा चुका था। आन्या अगले दिन सुबह 7 बजे खान हाउस पहुंच चुकी थी और इतने बड़े घर को देखकर वो मैस्मराइज हो चुकी थी और घर वालों की किस्मत पर रश्क कर रही थी। मगर उसको यूं नहीं मालूम था कि इतनी दौलत और बड़ा घर होने के बावजूद घर में मकीन अधूरे ही थे। एक छोटा बच्चा जिसको माँ ही नहीं मैसर थी, और मुतसिम खान खुद अधूरा सा वजूद लिए बस बेटे के लिए ज़िंदगी के वक्फ कर चुका था। दौलत की चकाचौंध होने के बावजूद भी वो खुश नहीं थे, और गरीबों को लगता है कि अमीरों के पास दौलत है तो फिर सब कुछ ही मैसर है, खुशी से लेकर सकून तक। मगर दिलों के हाल तो रब ही जानता है। बेशक। उफ़ अल्लाह मियाँ, कितना बड़ा घर है, ऐसा लगता है हमारे मोहल्ले जितना ही बड़ा है। वो ड्राइववे से होती हुई घर के मेन दरवाजे पर पहुंची। साथ ही गाड़ियों का गैराज था, जिधर बैक वक्त 3 गाड़ियां खड़ी थीं। वो दिल ही दिल में माशाल्लाह बोलकर अंदर दाखिल हुई, जहां शब्बो उसी की इंतज़ार में खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम अनु, कैसी है? मामा और मामी कैसे हैं? सब ठीक है ना? शबाना की ज़बान से फूल झड़ते देखकर हैरान हुई, क्योंकि पहले तो वो किसी का पूछती ही नहीं थी, आखिर को अपने मामों से ज़्यादा जो कमा रही थी। मगर आज जब काम निकलवाने की बारी आई तो मीठी छुरी बन गई है। वालेकुम अस्सलाम बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं, आप भी? अच्छा, तो सब कुछ छोड़, मैं बाबा की रूटीन बता देती हूँ। और हाँ, कुछ भी गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है, वरना तू मुझे जानती है ना, शबाना नाम है मेरा। जान निकाल लूँगी अगर साहब को तेरी तरफ से कोई भी शिकायत मिली, समझ रही है ना मेरी बात? आनिया की बात काट कर शब्बो अपनी तकरीर सुनाने लग गई थी।
जी जी, कोई शिकायत नहीं मिलेगी, वो मनमनाकर बोली थी। हाँ, मिलनी भी नहीं चाहिए। सीढ़ियाँ चढ़ोगी तो सामने के साथ वाला कमरा बेबी का है, उसी अभी वो सो रहा है, तो तुम उसके कमरे में चली जाओ, इधर ही रहना। मैं बस तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। मैं अब जा रही हूँ, ख्याल रखना कोई शिकायत नहीं मिले। शब्बू दरवाजे से निकलने पर आनिया होश में आई थी और घूमकर पूरे लाउंज में नज़र दौड़ाई थी, जहाँ किस्म किस्म की एंटीक पीस रखे हुए थे। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स चस्पा थीं। वो दिल ही दिल में शब्बू के साहब की चॉइस को सराहती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी। वो बहराम के कमरे में दाखिल हुई तो एक बार फिर हैरान रह गई थी। उसे लगा वो किसी डिज्नीलैंड में कदम रख चुकी है। अल्लाह अल्लाह, क्या कमरा है! वाह मेरे मौला, जिसको देता है छप्पर फाड़ कर देता है, और अल्लाह पाक फिर जिसको चाहे दे और जिसको चाहे आजमाइश में डाले। ये तो फिर अल्लाह की कुदरत है। वो अपने होठों पर ज़बान फेरती हुई पूरे कमरे को घूम घूम कर देख रही थी, और तभी बहराम बेबी की रोने की आवाज़ आई थी। वो भागकर उसे छोटे से बेड के पास पहुंची और बेबी को देखकर उसके दिल से बेइख्तियार ही माशाल्लाह निकला, क्योंकि बहराम इतना गोलू मोलू और प्यारा था कि किसी भी अनजान शख्स को उस पर प्यार आ सकता था। और वो तो फिर आनिया है जो बच्चों की दीवानी है। बहराम अपनी शहद आंखों से टुकुर टुकुर नए चेहरे को घूर रहा था, जो उसका एक्सरे करने में मसरूफ़ थी। और फिर एकदम ही उसका बाजा बजना, जैसे नया चेहरा अच्छा नहीं लगा हो। वो शायद ख़ुद का घोरा जाना भी कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था, इसीलिए वो फुल वॉल्यूम से बाजा बजाया जा रहा था। अरे अरे, प्याला बेबी, आनिया ने हड़बड़ाकर भागम भाग उसको गोद में लिया था। मैं आपकी नई वाली मेड नहीं, केयर टेकर नहीं, आप ही बोलो, जो भी बोल लो, मगर प्लीज़ रोना नहीं। इतने तुम प्याले हो, रो क्यों रहे हो? क्या भूख लगी है या फिर मैं पसंद नहीं आई? आनिया की चलती ज़बान को देखकर वो एक बार फिर रोना भूलकर उसे देखने लग गया था, क्योंकि ऐसी बातें तो सिर्फ उसके साथ मुतसिम ही करता था, वरना शब्बो और नसरीन तो बस अपनी ड्यूटी ही पूरी करती थीं। दूध पिलाया, सुलाया, नहलाया, धुलाया, इस तरह के काम। बातें तो करती ही नहीं थी। अब जबकि आनिया बातें कर रही थी तो वो उसे पसंद आ गई थी। अले अले, कितने प्यारे से देख रही हो मुझे। हाय, काश कि मैं पूरी ज़िंदगी के लिए अपने पास रख लूँ, और फिर कबूलियत की घड़ी तो कोई कोई होती है। आनिया उसको ज़ोर से गाल पे किस कर चुकी थी, जिसे छोटे से हाथ से मिटाने की कोशिश की गई थी, और आनिया उसकी चालाकी देखकर दूसरे गाल को भी किस कर गई। बहराम अब मुस्कुराकर उसके दूसरा गाल साफ कर रहा था। आनिया ने दोबारा से किस की। अब की बार वो ज़ोर ज़ोर से हंसा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र न लगाए, कितना प्यारा हंसते हो। चलो बेबी, पहले फ्रेश होगा और उसके बाद मिनी ब्रेकफास्ट करेगा। एक तो शबाना बाजी से आपका नाम भी नहीं पूछ सकी थी। मैं भी कितनी पागल हूँ ना शोना। आओ, आज से आप मेरे लिए शोना हो, ओके शोना? गूं गा गा। उसके बाद अब की बार शोना साहब भी हाथ मार मार कर बातें करने लगा था। अगर आनिया की तरह दूसरी मेड बातें करती तो अब तक बहराम छोटे छोटे अल्फाज ज़रूर बोलता, मगर वो दोनों तो बस अपना काम ही पूरा करती थीं। शोना, कितना प्यारा वॉशरूम है, चलो पहले नैया नैया करेंगे शोना। वो उसके वॉशरूम को सताइशी नज़रों से देखकर बोली थी। उसको प्यार से नहलाने के बाद वो उसको क्लोजेट से डिज़ाइनर ड्रेसेस निकाल कर पहना चुकी थी, और फिर शोना को नीचे किचन में ले आई। किचन में काम करती बुआ उससे इसके खाने पीने की रूटीन पूछी। फ्रूट्स का सुनकर उसने दूसरी काम वाली को फ्रूट्स काट कर देने को बोला था, क्योंकि बहराम तो आनिया से चिपक ही खड़ा हुआ था, जैसे उसको ये बातें करने वाली लड़की कहीं छोड़ ही ना जाए। इसीलिए ज़रा सा भी उसके बाजू से नहीं हिला, जिसकी वजह से वो शर्मिंदा होती काम वाली को बोल चुकी थी। उसको ये पता नहीं था कि वो वाकई उनके ही करने का काम है। उसको तो हर वक्त बेबी के पास ही होना है। वो फ्रूट्स का बेबी बाउल पकड़े लाउंज के सोफे पर आ बैठी और बहराम को भी बैठाना चाहा, मगर शोना साहब अपने होठ बाहर निकालने लगे तो उसको गोद में पकड़ा और बाउल को साइड टेबल पर रखा, और फिर छोटे छोटे टुकड़े उठाकर खिलाने लगी थी। साथ में बातें भी की जा रही थी, जिसका जवाब वो अपनी गूंगा से देने में मसरूफ़ था। वैसे आनिया मैडम, खान हाउस का एक रूल तो तू तोड़ चुकी है, जो कि लाउंज में बैठकर खाना खाने पर पाबंदी लगा था, मगर वो अनजाने में ही बहराम को इधर बैठाकर खिला रही थी। अब देखो क्या होता है। लगता है इस घर में बस मैं तो तुम लोगों को आना और जाना ही देखने के लिए बैठी हुई हूँ। कभी कोई बाहर जा रहा है, कभी कोई टूर से घर आ रहा है। अगर इस काम के अलावा कोई और बात कह दूँ तो वो फिजूल होता है। आज फिर दायान की वापस आने के बाद सुबह नाश्ते की टेबल पर शुरू हो चुकी थी।
दादू आप ऐसा क्यों सोचती हैं? अभी हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार कंपनी को इन्वॉल्व डिनर घर में का एनुअल डिनर घर में ही करवाया जाए, तो आपके लिए नया तजुर्बा हो जाएगा, लोगों से भी मिल लीजिएगा। आर्यन की फिजूल सी बेमकसद बात पर दयान ने घूर कर उसको देखा था। माशाल्लाह बेटा, तो फिर ऐसा क्यों करो, अपने बिजनेस डिनर पे भी साथ ले जाया करो। मैं बूढ़ी इस काम के लिए ही तो हूँ। दादू तंजिया बात पर आर्यन ने माथा मसला था और ख़ुद बात पर दिल खोलकर मुस्कुराया, खुद को कोसा था। दादू मेरा मतलब था कि आप लोगों से मिलना रहने दो मियाँ, जिसको मैं मिलना चाहती हूँ और जो काम करना चाहती हूँ वो तो तुम लोगों से होता नहीं है, और बाकी दुनिया की फिजूल बातें करवा लो। दादी गुस्से से बोलकर अपनी स्टिक की ठक ठक से डाइनिंग रूम से बाहर चली गई थी। दया ने गुस्से से हाथ में पकड़े हुए फोर्क को प्लेट में रखा और तंजिया निगाहों से लाडले को देखा था। क्या अब आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? जो बातें दादू करके गई हैं वो आपके लिए ही थी, और बस मैं गया हूँ हमेशा की तरह। मिस्टर आर्यन, तो आपको किसने बोला था कि दादू की बात को टोकें या फिर अपने सजेशन दें? जब दरमियान में कूदोगे तो ऐसा ही होगा ना। आराम से सुन लिया करो। दयान की बात पर लाडले को चुप्पी लगी थी, क्योंकि ये बात तो वाकई ठीक बोली थी। वो हमेशा दरमियान में कूद जाता था। आई एम सॉरी, पता नहीं क्या हो जाता है। अब तुम ही दादू का मूड फ्रेश करोगे, उसके बाद ऑफिस आओगे। गॉट इट? बट दादू का मूड आपकी शादी से ही खुश होगा, तो वो इस जन्म में नहीं हो सकती। ये बात जितना जल्दी इस घर वाले समझ जाएं तो अच्छा है। और वो ये बात फारूक शाह को सुना रहे थे और हमेशा की तरह अपनी सुना के ऑफिस के लिए निकल चुका था। पापा, तो उसका मतलब भैया कभी शादी नहीं करेंगे? आर्यन तशवीश ज़्यादा सा हो गया था। क्यों नहीं करेगा? अल्लाह पाक ने ऐसी लड़की बनाई होगी जो उसका दिल बदल देगी, और ये संजीदा शख्स अपने सारे उसूल व कायदे उसके सामने भूल जाएगा। मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है, तुम फिक्र ना करो। अब जाओ, अम्मी जान का मूड ठीक करो, मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ओके पापा, बट अल्लाह पाक को वो लड़की जल्दी से बिग बी की ज़िंदगी में भेज दें। आर्यन बोलकर चला गया था। फारूक शाह के दिल से आमीन निकला था। बस इसके घर में भी खुशियाँ आ जाएं, उसकी तो यही तमन्ना है, मगर जो रब को मंजूर हो। वो दोनों दोस्त खान के ऑफिस में बैठे अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान के सारे टॉप बिजनेसमैन ही एक्स कंपनी के साथ काम करना चाहते थे, मगर दयान और मुतसिम के माइंड प्लानिंग और उनके मेहनत से एक्स कंपनी ने सब को छोड़कर एस के कंपनी के साथ ही मुआहिदा कर लिया था, जिसकी वजह से सब बिजनेस मैन्स की जली पड़ी थी। और अब तक दोनों दोस्तों को बहुत सी थ्रेट कॉल्स भी आ चुकी थी, मगर दोनों ही ऐसी खाली गीदड़ धमकियों से डरने वालों में से नहीं थे। मानना पड़ेगा भाई, तुम्हारी एक्स वाइफ के प्रेजेंट बॉयफ्रेंड को। दयान की बात पर मुतसिम ने आईब्रो उचकाकर जैसे उसकी बात पर नागवारी दिखाई गई। अभी जो लास्ट धमकी मुझे वसूल हुई है वो उसी फैसल की तरफ से आई है। बेचारा बहुत मेहनत करके गया था, मगर उसको मालूम नहीं था कि सामने उसका बाप दयान शाह है। ऐसे गीदड़ों को तो भगा भगा कर मार डालेंगे। साले को लगता है नताशा कोई तोप चीज़ है जो उसको मिली हुई है, और वो हमसे कुछ भी करवा लेगा। मेरी तरफ से दोनों भाड़ में जाएं। अब तो उस जिक्र से भी कोफ्त होती है। मुतसिम की बात पर दयान ने वाव के अंदाज में आईब्रो उठाई थी, क्योंकि कुछ अरसे पहले तक वो नताशा को कुछ नहीं बोलता था कि वो उसके बच्चे की माँ है, मगर अब उसके करतूत जानने के बाद दिल ही से उतर गई है। चल छोड़ फिजूल टॉपिक, तू हमारे शेर की सुना, कैसा है वो? कितने दिन हो गए हैं उसको भी नहीं मिल पाया हूँ। दयान ने टॉपिक चेंज किया था। यार पता नहीं क्या हो गया है, 3 दिन से मुसलसल रात को रोता है। दिन को तो कोई शिकायत नहीं है, डॉक्टर से बार बार चेकअप भी करवा रहा हूँ, मगर वो तो सब सही है कि रिपोर्ट बताते हैं। कुछ सोच रहा हूँ कि कल ऑफ करके आउटिंग के लिए ही ले जाऊँ। कितने दिन हो गए हैं बाहर भी नहीं ले जा सका। इतने दिन हो गए हैं और तू अभी भी सोचने पर फंसा हुआ है। ऑफिस आने की ज़रूरत क्या थी? शेर को टाइम दे। वैसे भी केयर टेकर्स कौन सा ख्याल रखती होंगी। तू ऐसा कर, अभी भी घर चला जा, एवं टेंशन लेता रहेगा। मैं भी कंस्ट्रक्शन वाली साइट पर जा रहा हूँ, फिर रात को शेर से मिलने आऊँगा। दयान उससे बगलगीर होकर ऑफिस से बाहर चला गया था। वो दयान शाह के जाने के बाद अपनी सीट पर बैठा और लैपटॉप की स्क्रीन पर अपने बंगले के लाउंज वाले लाइव सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को टैप किया
कि वो देख सके कि उसका बेटा कमरे में है या फिर लाउंज में खेल रहा है। और रिकॉर्डिंग पे सामने नज़र आते मंजर को देखकर उसने जल्दी से लैपटॉप को हाथ मार कर बंद किया और साथ ही टाई की नॉट ढीली की गई थी। वो खुद पे 100 बार मलामत की। उसको पता भी है कि अब घर में नौजवान केयर टेकर आती है, फिर भी उसने कैमरे से घर को क्यों चेक किया। आनिया साहिबा लाउंज में बगैर दुपट्टे के ही मोहतरम बहराम का डायपर चेंज कर रही थी और वो फुल मस्ती से मस्ती के मूड में पाँव मार रहा था और साथ अपने छोटे से हाथ वो आनिया के गालों पर घिसियाया हुआ था और उसको अपनी तरफ नीचे खींचकर खुश हो रहा था। और इसी टाइम मुतसिम खान ने लाइव कैमरा उचक लिया और उसके नशीब व फराज को देखकर फ़ौरन से लैपटॉप को ठक किया, मगर 1 सेकंड के लिए तो सांस सीने में ही अटक गई थी। अजीब खातून है, लाउंज में बैठी है और दुपट्टा नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे ही अगर कोई मेल मुलाजिम पूछे बगैर अंदर चला जाए तो मैडम जी फुल जिस्म के खदो खाल की नुमाइश करवाएंगी। इसके बताना पड़ना है कि पूरे घर में कैमरास लगे हुए हैं, इसीलिए ज़रा ध्यान से रहा करें। मुतसिम खान ने सुर्ख होते चेहरे पर हाथ फेरा था और कुर्सी से जाने के लिए खड़ी हो गई थी, मगर दरवाज़ा नॉक होने पर हाथ में पकड़ा हुआ कोट फिर से चेयर पर रखा और कम इन कहा था। दरवाजे से अपनी हरीफ कंपनी वाल्स की सीईओ के आते देखा था तो उसके मुसाफे के बाद बैठने का बोलकर खुद भी फिर से कुर्सी पर बैठा था और अब उसके साथ गुफ्तगू करते हुए 1-2 घंटे गुजर जाने थे, इसीलिए घर जाने का इरादा तर्क कर दिया था। और यही वो पल था जब मुतसिम खान अपना ज़रूरी काम निपटाकर लॉन्च में दाखिल हुआ, मगर सामने का मंजर देखकर जी जान से जल उठा था, क्योंकि उसका शेर जिसने अपने बाप को आज तक छोटी सी किस नहीं दी थी, वो बेवफा बेटा आनिया के गाल पर तकरीबन खाने वाले अंदाज में चूम रहा था और साथ में गूंगा की आवाज़ें भी निकाली जा रही थी, जिसको वो इस काम में बहुत मज़ा आ रहा था। मेरा बेटा लगता है लड़की देकर पिघल चुका है, वरना पहले भी औरतें ही मेट थीं। वो बस सोचकर आगे बढ़ गया था। उसने उनके करीब जाकर गला खंखारा था ताकि उसका शेर उसकी मौजूदगी को नोट्स लेकर हमेशा की तरह मचलकर उसके बाजुओं में आए, मगर इसके शेर ने 1 सेकंड के लिए मुंह फेरकर उसकी तरफ देखा और दोबारा से आनिया के गालों को काटने लगा। मुतसिम ने होठ खींचकर अपने शेर की हरकत देखी थी और फिर आनिया को देखा जो शर्मिंदा सी खड़ी थी। बहराम को मुझे पकड़ाओ और तुम बुआ से बोलो कि लंच रेडी करें, हम फ्रेश होकर आते हैं। आ जाओ मेरा शेर पापा पास। पहली बात आनिया को बोलकर दूसरी बात अपने बेटे को देखकर बोली थी। ख्वाब जो अब खुश होता अपने बाप के बाजुओं में समाया था और उसके पास आते ही जो हरकत उसके बेटे ने की थी वो देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि उसका शेर बार बार उसके सीने पर हाथ मार रहा था और वो टुकर टुकर अपने बाप को भी घूर रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी उसके पापा के साथ। आनिया उन दोनों को छोड़कर किचन में जा चुकी थी। मेरे शेर, ये जो काम आपने पकड़ा हुआ है ना, थोड़ा गलत है। ऐसे ही किसी को बैड टच नहीं करते हैं, बंदा बुरा भी मान सकता है। उसके फूले गाल पर प्यार करके बताया गया था, मगर अनसुना किए अपने गाल रगड़ रहा था। मुतसिम खान ने घूर कर बेटे को देखा था। वाह बेटे वाह, इधर आप दूसरों के रुखसार चूम चूम कर सुर्ख कर रहे थे और इधर हमने थोड़ा सा क्या, आप तो वो निशान भी मिटा रहे हैं। सही जा रहे हो शेर। मुतसिम की बात पर वो उछलने लगा था तो मुतसिम मुस्कुराकर उसको अपने साथ लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। घर में आने के बाद वो अपनी भाभी के साथ कोई भी छेड़खानी किए बगैर ही चुपचाप सीधा अपने कमरे में घुस गई थी। हैं, ये आज सूरज के दर से निकला था। मेरी नन साहिबा मुझसे कलाम किए बगैर ही चली गई हैं, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। रूबी बाहर सहन में ही बैठी थी और महापारा बस सलाम करके सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अम्मा, आज पारू जल्दी घर आ गई है, ज़रा जाके देखे तो सही कि कहीं तबीयत तो ख़राब नहीं है। मुझे छेड़ के भी नहीं गई आपकी बेटी। वो फ़ौरन से अपनी सास के पास पहुंची थी और पारू के आने की इत्तला दी, वरना तो ऑफिस से छुट्टी 5 बजे के बाद ही होती थी। अल्लाह, आज जल्दी क्यों आ गई? सच में तबीयत ना ख़राब हो मेरी बेटी की। पारू की माँ परेशानी से चारपाई से उठकर जल्दी से अपनी बेटी के कमरे की तरफ बढ़ी। रूबी भी उनके पीछे पीछे ही चली आ रही थी। पारू पुत्र, ओ पारू। पारू जो अभी लेटी ही थी, अपनी माँ की आवाज़ सुनकर जल्दी से ख़ुद को नॉर्मल करते हुए बेड से खड़ी हुई थी। क्या हुआ पुत्र, आज ऑफिस में छुट्टी थी या फिर तबीयत ठीक नहीं है? पारू के पास पहुंचकर हाथ लगाकर चेक किया कि कहीं बुखार तो नहीं है। अम्मा, ऑफिस में तो छुट्टी नहीं थी, मगर मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैं छुट्टी लेके आ गई हूँ। अपनी आवाज़ को लड़खड़ाने से बचाते हुए सर झुकाकर जवाब दिया और फिर बेड पर बैठ गई थी। देखा, तबीयत ही ख़राब है, वरना मैं भी कहूँ कि
मुझे तुम बख्श नहीं सकती। रूबी भी दरवाजे से निकलकर सामने आई थी। हाँ तो आपको भला ऐसे छेड़े बगैर रह सकती हूँ? पारो ने अपने लहजे में मसनूई बशाशत लाई, वरना तो उसका लहजा भीगा भागा ही मालूम हो रहा था। अच्छा पता है मुझे, पक्की सड़ी हुई नंद है तू। अब तुम दोनों शुरू ना हो जाओ। पारो तुम पुत्र आराम करो, और रूबी तू भी चल कमरे में जा, मैं अपनी धी के लिए चाय बना के लाती हूँ। पारो की माँ ने उनकी चपकलिश को शुरू होने से पहले ही रोका था। नहीं अम्मा, मैंने सरदर्द की गोली खा ली है, अब बस आराम करूँगी, दरवाज़ा बंद कर जाइएगा। पारो माँ को मना करने के बाद बेड पर लेट गई थी। चल ठीक है, फिर तू आराम कर। चल तू भी आराम कर, डॉक्टर ने मना भी किया है कि ज़्यादा चलना फिरना नहीं है। फिर भी आजकल की लड़कियाँ। अब वो अपनी बहू को डांटते हुए पारो के कमरे से बाहर चली गई थी। पारो ने भागकर दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे के साथ ही लगकर बैठती चली गई थी और रोते हुए सिसकियाँ भर रही थी। मैं लड़कों को नहीं रिझाती सर, मैं लड़कों को नहीं, मैं भला लड़कों से दूर रहने वाली। मैं क्यों सर, मैं ही क्यों? बार बार यही फिक्रें दोहराती वो ज़मीन पे लेटती चली गई थी। 19 साल ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उसके किरदार पर बात की थी। बाकी लोग तो बस लंबी ज़बान का ही ताना देते थे, क्योंकि सबको पता था कि सफदर हुसैन की औलाद कैसी है। मगर दयान शाह ने कैसे कह दिया? वो तो दौलत पर मर मिटने वाली लड़की भी नहीं है, वो तो अपनी छोटी सी ज़िंदगी और दुनिया में खुश रहने वाली लड़की थी। फिर एक हफ्ते में ही ज़िंदगी ने कितने लोग और तल्ख बातों से रोशनास करवा दिया था। वो तो ये बातें अपने दोस्तों को भी नहीं बता सकती थी, और ना वरना वो क्या सोचेंगी कि शायद मैं सचमुच में ही ऐसी लड़की हूँ। या अल्लाह। दयान शाह ने ऑफिस से निकलने के बाद अपनी कंपनी से भी बाहर निकल गया। ड्राइवर से गाड़ी की चाबी लेकर खुद ही रोड पर निकल गया था और अब पीछे आधे घंटे से बेमकसद ही गाड़ी घुमा रहा था। वो लड़की कैसे बात कर सकती है मेरी तरबियत पर? मेरी तरबियत तो मेरी सगी माँ से ज़्यादा दादू ने की है, फिर वो इस तरह। शिट। उसने गाड़ी के स्टीयरिंग पर ज़ोर से हाथ मारे थे। उसकी आंखों के सामने बार बार बेयकीनी से ब्राउन आंखें घूमे जा रही थी, जैसे उसको इस बात का बिल्कुल तवक्का नहीं थी कि वो उसको भी बदकिरदार बोल सकता है। ये बात उसको और ज़्यादा परेशान कर रही थी कि आखिर एक आम सी लड़की उसको बार बार क्यों याद आई जा रही थी। आखिर क्यों? मैं बोल सकता था, क्योंकि उसने भी बिला वजह जिक्र छेड़ा जो मुझे सख्त नापसंद है, जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। बट दयान शाह, तुम ज़्यादा बोल गए हो। दिल के नहा खाने से आवाज़ उभरी थी। हाँ तो उसने भी तो सर की दुखती रग पर हाथ रखा था, दिमाग ने दलील दी थी। वो लड़की तो नहीं जानती थी ना कि आपका माजी कैसा है। दिल ने फिर से मलामत की थी। तो फिर उसको बात भी नहीं करनी चाहिए थी, अपनी बात करके चली जाती। तरबियत की बात क्यों की? दिमाग ने फिर से उसके खिलाफ किया था। उसको आराम से भी समझा सकते थे। बस इनफ इज़ इनफ। वो दिल और दिमाग की जंग से तंग आकर दहाड़ा था। वो यही सब डिज़र्व करती थी। वो लड़की कैसे बेवकूफ़ होकर मेरे ऑफिस में घुस सकती है, जबकि मैं लड़कियों से 100 कदम दूर रहता हूँ। फिर वो इस तरह मेरे ऑफिस में कैसे आ गई? इसको मेरे पास नहीं आना चाहिए था। दैट्स लास्ट पॉइंट। अब किसी की आवाज़ ना आए। वो दिल और दिमाग दोनों को ढपट कर बोला और फिर गाड़ी अपने ऑफिस की तरफ मोड़ दी। आर्यन को पिक करने के बाद मुतसिम खान के घर भी जाना था। इस लड़की के चक्कर में वो ये बात तो भूल ही चुका था। मुतसिम खान ड्राइंग रूम में बैठा और अपने असिस्टेंट का इंतज़ार कर रहा था, जो थोड़ी ही देर में मौलवी साहब को लेकर उसके घर में पहुंचने वाला था। दयान शाह भी लाडले के साथ कुछ ही देर में आने वाला था, इसीलिए वो नॉर्मल शर्ट ट्राउज़र पहने हुए उनके वेलकम के लिए ड्राइंग रूम में ही डेरा जमाए हुए बैठ गया था। साहब जी, मुलाजिमा की आवाज़ पर उसने मुड़कर पीछे देखा और आई ब्रो चुकाकर आने की वजह पूछी थी। साहब, वो आनिया कपड़े बदलने से मना कर चुकी है और रो भी रही है, जिसकी वजह से बहराम बाबा भी रोए जा रहे हैं। मुतसिम खान ने लब भींच कर उसकी बात सुनी और फिर कुछ भी बोले बगैर ही बड़े बड़े कदम उठाता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ गया था। मुलाजिमा अपने साहब के गुस्से की वजह से ऊपर जाना तर्क करके लाउंज की सफाई दोबारा से करने लग गई थी। मुतसिम खान ने जबड़े भींचकर दरवाजे से बाहर तक आती अपने बेटे और उसके रोने की आवाज़ सुनी और फिर गुस्से से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। बहराम को अपने बाजू में भरा और फिर उसको घूर कर देखा, जो हिचकियाँ लेकर रोने में मसरूफ़ थी। मसला क्या है? वो दांत पीस कर पूछ रहा था। मसला आप हैं, और मैं ऐसे कैसे किसी को बताए बगैर चुपचाप निकाह कर लूँ? व्हाट? तो क्या ढोल बाजों के साथ करोगी? तो फिर उनको भी बुलवा लेता हूँ। खान की बात पर आनिया ने नाक सुकेड़ी थी। मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, आप अपना फ़ोन दें, मुझे दोस्त को कॉल करनी है। उसको ज़्यादा रोना इस बात पर आ रहा था कि वो माह पारा को भी कुछ नहीं बता सकी थी। फ़ोन की बात पर उसने ट्राउज़र की पॉकेट पर हाथ रखकर आनिया के फ़ोन की तसल्ली की थी। और दोस्त को कॉल क्यों करनी है?
मुझे उसको बताना है कि वो ठीक बोलती थी कि बड़े बंगलों में रहने वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं, और फिर ये भी बताना है कि आप ज़बरदस्ती मेरे साथ निकाह भी कर रहे हैं। सू अभी भी जारी थी। क्यों? ये बंगले वालों ने तुम्हारी दोस्त के पैसे उधार लिए हुए हैं? मतलब कुछ भी। अब जल्दी से ड्रेस चेंज कर लो, और हाँ, ये जो दोस्त को बताने वाला शोशा है, इसको ज़रा साइड पर रखो। अगर मैंने सबको बता दिया तो मोहल्ले में तुम्हारी बदनामी होगी, इसीलिए अभी जो हो रहा है वैसे होने दो, नहीं तो मेरे बंदे का पता है ना अधूरी ही उधर ही घूम रहा है। उसने तब कर उसकी बात की सुनी जिसका कोई सर पैर नहीं था, इसीलिए वो उसकी बात को इम्पोर्टेंस दिए बगैर ही बोला था। बहराम को साथ ले जा रहा हूँ, मुलाजमा को भेज रहा हूँ, 10 मिनट में बगैर किसी वावेले के तैयार हो जाओ। मौलवी साहब पहुँचने वाले हैं, और मैं नहीं चाहता कि सबके आने पर तुम्हारी ड्रामेबाजी हो। आराम से निकाह कर लोगी तो ठीक है, वरना दूसरे तरीके से भी मुझे आते हैं। मुतसिम खान बर्फ़ से ज़्यादा सर्द तरीन लहजे में बात मुकम्मल करके बहराम को लिए वहाँ से जा चुका था, मगर जो ठंडी लहराई अन्या को लगी थी, वो तो डर के मारे ही कपड़े झपट कर क्लोजेट में घुस गई थी। अमीर लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। चलो सर, निकाह तो कर रहे हैं। वो तो कबूतर की तरह आंखें बंद कर चुकी थी, क्योंकि जो अभी 1 मिनट पहले वाला मुतसिम खान था, वो उसने पहली दफ़ा ही नोट किया था। उसके घर में तो कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी, फिर वो अकेली गरीब लड़की क्या ही कर लेती। इसीलिए अब वो बिना चूचना के ही निकाह करने को तैयार हो चुकी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह चश्मे बदूर भाई, आप तो दूसरी बार भी शादी करने जा रहे हैं, और दयान भाई पहले ही करने को तैयार नहीं हैं। उन पे भी कोई जादू टोना करवाइए ताकि वो भी पहली शादी करने पर राज़ी हो जाएं। सब लोग ही 15 मिनट के अंदर अंदर उसके महल में पहुंच चुके थे और ड्राइंग रूम में ही बैठे हुए थे। दयान अपने शेर के साथ बात करने में मसरूफ़ था, तभी रायान उसके करीब आकर बैठा और फिर खान के कान में पास मनमना कर बात की थी। तुम्हारा भाई पे किसी जादू टोने का असर नहीं होना, बल्कि जादू टोने का कारोबार ख़त्म करवा देगा अगर इसको ये बात पता चली। तुम्हारा भाई सख्त लौंडा है। खान की बात पर वो दोनों धीरे से हंसे थे। तो मतलब भाई के लिए सख्त लौंडी ढूंढनी पड़ेगी। वैसे आपको बैठे बिठाए लड़की कहाँ से मिल गई? कुछ दिन पहले तक तो आपके ख्यालात भी भाई के जैसे ही थे। आंखों को छोटी करके खान का एक्सरे किया, जिस पे वो गड़बड़ा गया था। अब भी ख्यालात वैसे ही हैं। ये निकाह सिर्फ अपने शेर के लिए कर रहा हूँ ताकि उसको माँ का प्यार मिल सके, और तुम ये तफ्तीशी अंदाज से क्यों पूछ रहे हो? दफ़ा हो, ज़रा सा साइड होके बैठो। उसके दोबारा से बोलने के लिए पर तोलते देखकर उसको टोका, कहीं दिल का राज बाहर ही ना निकाला है। ओके ओके। रायान हाथों को सरेंडर कर गया था और फिर दयान के पास जाकर शेर से खेलने लग गया था। खान ने सज्जाद को इशारा दिया कि वो मुलाजमा और बुआ को बोले कि जाकर आनिया को नीचे ले आए। सज्जाद अपने सर का इशारा समझकर ड्राइंग रूम से लॉन्च में चला गया था। थोड़ी देर बाद ही बुआ और 2 मुलाजमाएँ आनिया को अच्छी तरह से घूंघट उड़ाए ड्राइंग रूम में ले आई थी। उसको मुतसिम खान से थोड़ी दूरी पर उसकी के सोफे पर बिठा दिया गया। खान ने जबड़े भींच कर आनिया का हिलता हुआ जिस्म देखा था। जानता था वो घूंघट के पार रो रही होगी। चलिए मौलवी साहब, शुरू करें। दयान की आवाज़ पर आनिया ने सिसकी भरी थी। मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू किया, और जब हक महर में खान बंगले को नाम लिया तो दयान शाह और रायान ने आंखें निकालकर मुतसिम खान को देखा। दयान शाह की आंखों में मचलता सवाल, क्या वाकई ये शेर के लिए ही निकाह है ना? खान अच्छे से पढ़ चुका था, इसीलिए अपनी जगह पर जज्बस होकर रुख मौलवी की तरफ मोड़ लिया। सज्जाद अपने सर की पतली हुई हालत पर मुस्कुरा दिया था। निकाह होते ही मोहतरमा आनिया 1 मिनट भी ज़ाया किए बगैर ही बुआ के हमराही ड्राइंग रूम छोड़कर जा चुकी थी। मुतसिम खान सबसे गले मिला और सज्जाद को इशारा किया कि मौलवी को घर छोड़। दयान शाह और रायान ने खाना खाकर ही जाना था। मौलवी के जाते ही दयान शाह बहराम को लाडले के हवाले करके फ़ौरन ही मुतसिम खान की गर्दन दबोच चुका था। ये करोड़ों की मालियत पर मुश्तमिल बंगला तो तुमने नताशा को भी हक महर में नहीं दिया था, इसको भी तूने कुछ लाख में टरखा दिया था, तो आज एक मेड भाभी बोल। दयान शाह की बात को खान ने काटा था। खान को अच्छा नहीं लगा कि वो उसके निकाह में मौजूद औरत को मेड बुलाए, और क्यों अच्छा नहीं लगा ये तो अभी उसको भी मालूम नहीं था। और मोहतरम मुझे कहते हैं कि निकाह तो बस शेर के लिए कर रहा हूँ। दयान शाह को पागल बनाने चले हो। दयान उसका गला छोड़कर अब सोफे पर बैठ चुका था। यार, तू बाल की खाल उतार रहा है, वरना बस इसकी सिक्योरिटी के लिए हक महर में दिया है ताकि वो कुछ ऐसा वैसा फील ना करे। हाँ हाँ, सही जा रहा है। रायान, तुम बुआ को खाने का
बोलो फिर घर भी जाना है। थके थके अंदाज में रायान को बोल पर सोफे की पुश्त पर सर टिकाकर आंखें बंद की थीं कि चश्म से 2 भीगे नैन नजर आए और उसने फ़ौरन ही आंखें खोलकर सर को झटका था। उसके साथ क्या हुआ था अभी? वो लड़की उसको बंद आंखों के पार शिट। मुतसिम खान ने हैरत से दोस्त की तरफ देखा था। क्या हुआ है? खैरियत? इतने थके थके क्यों लग रहे हो? खान उसके पास आकर बैठा था। कुछ नहीं, बस काम की थकावट है। घर जाकर आराम करूँगा तो सेट हो जाऊँगा। टेंशन न लो। दयान ने बोदा-सा बहाना बनाया था, बोदा-सा बहाना गढ़ा था, मगर दिलो दिमाग में एक जंग छिड़ चुकी थी जो किसी करवट नहीं बैठ रही थी। काम को सर पर सवार ना किया करो, कितनी बार मना किया है, मगर किसी की सुनो तो। खान की फिक्रमंदी पर वो मुस्कुराया था, मगर फ़िलहाल उसको जो टेंशन थी वो इस लड़की का सर पर सवार होना था जो बार बार आंखों के पर्दे के पीछे आ रही थी। और दयान शाह उस बात को बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगा था। मुतसिम खान रायान और बहराम को एक दूसरे में मगन देखकर खुद ही खाने का बोलने चला गया था। मुतसिम खान ने पूरी रात बस बेचैनी से करवटें ही बदली थीं, क्योंकि कभी उसको आनिया की कोई बात मुस्कुराने पर मजबूर कर देती और कभी कोई। इसीलिए वो पूरी रात अपनी पर्सनल हो चुकी बीवी की यादों में ही खोया रहा था। इसीलिए सुबह सवेरे ही 5 बजे ही अपने घर के अंदर नीचे बने हुए जिम खाने में चला गया था। नींद ना सही, फिटनेस तो अपनी कर ही सकता था। वो 2 घंटे जिम में वर्कआउट करने के बाद टॉवल से अपना चेहरे से पसीना साफ करता हुआ ऊपर लॉन्च से होता हुआ सीधा किचन की तरफ गया। बुआ उसके लिए फ्रेश जूस बनाकर रख देती थी और फिर इसे वर्कआउट करने के बाद फ़ौरन पहुंचा देती थी। आज शायद काम की वजह से नहीं पहुंचा सकी, तो वो खुद ही इस तरफ आ गया था ताकि फ्रेश जूस लेकर कमरे में चला जाए और फिर फ्रेश होकर सामने का मंजर देख के ठिठका और फिर अपनी कलाई को मोड़कर वॉच से टाइम देखा जो 7:15 होने का इशारा कर रहे थे। उसने फिर से सामने डाइनिंग टेबल पर देखा जहां उसकी बीवी साहिबा बहराम को गोद में पकड़े अपना नाश्ता करने में मसरूफ़ थी, और नाश्ता भी हैवी पराठा और अचार और सालन। बहराम उसकी गोद में लेटा एक हाथ से फीडर पकड़े हुआ था और दूसरे हाथ को गले के अंदर डाले मामूल के मुताबिक अपनी पसंदीदा जगह पर घुमा रहा था और अपने बेटे की हरकत पर लब दबाता हुआ किचन के अंदर चला गया था। बेटा, आज आपका जूस नहीं भेजूं? इसकी वो आनिया बेटा को भूख लगी थी तो नाश्ता बना के देने लग गई थी। ये आपका जूस। वो अपनी बीवी को मुखातिब करने ही लगा था कि पता नहीं बुआ किचन से कौन से कोने से खुदरे से निकलकर उसके सामने आई थी और हाथ में पकड़ी ट्रे में मौजूद जूस का गिलास उसको सामने किया था। बुआ की आवाज़ और बात पर आनिया भी थोड़ा सीधा हो गई और अपने दुपट्टे को सेट करके बैठी थी और कनखियों से अपने सर को भी घूरा जो बिना शर्ट के ट्राउज़र बनियान में फुल ऑन हैंडसम हंक लग रहा था। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे अमीर लोग तो प्यारे भी इंतहा के होते हैं। सर तो किसी भी लड़की को अपने साथ प्यार करने पर मजबूर कर सकते हैं। कोई बात नहीं। वो जूस का गिलास ट्रे से उठाकर सीधा टेबल पर उन दोनों के सामने बैठा। हालांकि पहले तो वो जूस कमरे में ही जाके पीता था, मगर आज तो फैमिली इधर विराजमान थी तो फिर मुतसिम खान भी कमरे में जाकर क्या करता। बहराम खान अपने बाप को देखकर उछलने लगा और उसकी तरफ बाजू किए जैसे मुझे उठाओ। आज तो उसका मूड बहुत अच्छा था। भाई आनिया साहिबा एक पल भी नज़रों से दूर जो नहीं हुई थी। मेरा शेर, डैडी पास आना है। वो गिलास को टेबल पर रख कर घूमकर उसके पास आया और बेटे को आनिया की गोद से निकाल के दोबारा से जाके अपनी सीट संभाली थी। बहराम उसकी गोद में पड़ा अब उसकी मसल्स को टच करने में मसरूफ़ हुआ जिसकी वो बार बार पीछे कर रहा था। उसकी अम्मा ने अजीब आदत डाल दी है। वैसे सुबह ही सुबह इतना हैवी नाश्ता क्यों कर रही हो? फ्रूट्स वगैरह खा लेती और थोड़ी देर बाद ठहर कर नाश्ता कर लेती। उसके मज़े से आप ऑयली पराठा खाता देखकर उलझन हो रही थी। उसको अपनी याद ही नहीं आ रहा था कि उसने लास्ट टाइम कब इतना हैवी पराठा खाया होगा। हम तो सुबह सुबह ही नाश्ता करते हैं। अब्बा को स्कूल जाना होता है तो फिर उनकी वजह से भी आदत बन गई है। 7 बजे नाश्ता कर लेती हूँ। ये हैवी तो नहीं है। अम्मा इतना अच्छा मज़ेदार लच्छे वाला पराठा बनाती हैं, मज़ा ही आ जाता है। ये वाला पराठा तो ऐसा लग रहा है जैसे बुआ ने सूखा ही बना दिया है। उसने पराठे को हाथ में लेकर दिखाया था। मुतसिम खान मुँह खोले उसकी बात सुन रहा था। जिसको वो हैवी बोल रहा था वही पराठा उसकी बीवी को सूखा लग रहा था। उसने गौर से अपनी बीवी की सेहत का जायज़ा लिया जो कि स्मार्टनेस पर मुश्तमिल थी। फिर इतना हैवी खाने के बाद उसका जिस्म इतना अच्छा कैसे? खाने के बाद कौन सा वर्कआउट करती हो? जो उसका घूंट भर कर पूछा था। अल्लाह माफ़ करे सर, मैं क्यों वर्कआउट करूँगी?
अम्मा से मार थोड़ी खानी है, मैं पहले ही इतनी पतली हूँ। अम्मा को वैसे ही मेरी सेहत ठीक नहीं लगती, वो चाय की चुस्की भर के बोली थी। इतना कुछ एक साथ खाने के बावजूद उसकी बीवी फिट कैसे है, वो उसका राज पता करके ही रहेगा। अब उसको ये कौन बताए कि गरीब के पास बामुश्किल खाने के लिए रोटी होती है और वो उससे ही पेट भरते हैं। बाकी चीज़ें तो अमीरों के लिए ही बनी हैं और वो उनको हज़म करने के लिए फिर वर्कआउट करते हैं, फिर रिहा होते हैं। वैसे अम्मा ठीक कहती हैं, तुम्हारी सेहत काफ़ी कमज़ोर है, इसको ठीक करो। सेहत अच्छी होगी तो ही तो मुझे जैसे बंदे को सहन कर पाओगी, वरना तो बेहोश हो जाओगी। वो अपनी नज़रों से उसका भरपूर जायज़ा लेकर आनिया उसकी नज़रों पर जज्बस होती हुई दुपट्टे को सही करने लगी थी। अल्लाह कैसी नज़रों से देख रहे हैं, जैसे कोई मोहल्ले का लोफर किसी खूबसूरत लड़की को ताड़ता है। मैं तो इतनी खूबसूरत भी नहीं हूँ, फिर भी ऐसे क्यों देख रहे हैं। ये चाय ठंडी हो गई है, मैं गर्म करके पी लूँ। आप थोड़ी देर के लिए शोना को पकड़ लीजिएगा। वो उसकी नज़रों को अपने ऊपर ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकी थी, इसीलिए बहाना बनाकर किचन से दूसरे कोने की तरफ भाग गई थी। हाँ शेर, आपकी मामा हमसे शर्मा कर भाग गई हैं या डर के भागी हैं, मगर वो हमारा देखना बर्दाश्त नहीं कर सकी। तो फिर हमारी कुर्बत का अल्लाह हाफिज़ है, अल्लाह ही हाफिज़ समझो। वो बेटे को खाली फीडर को टेबल पर रखने के बाद उसको गोद में भरकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बात कर रहा था। बहराम ने हाथ मार कर और मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकालकर डैडी की हाँ में हाँ मिलाई थी। ओ मेरा शेर, मेरी जान। बहराम की हरकत पर खान उसको बाजू में कसा और फिर छट्टा चट चूमा था। अब वो गालों में मसल कर डैडी की चुम्मियाँ ख़त्म कर रहा था। गालों को मसल कर। ओ अच्छा, अभी इधर आपको मामा ने किसी की होती तो आपने भी उनकी आरज़ियों को दोनों माँ बेटे सौतेले वाला सलूक कर रहे हो, इसका हिसाब तो दोगे। मुतसिम खान आंखें दिखाई, मगर बहराम खान अपने डैडी की बात को अनसुना करके पीछे की तरफ देखना शुरू हो चुका था। बेटा जी, आपकी मम्मा ने आपको खुद हमारे हवाले किया है, इसीलिए अब पीछे देखना फिजूल है। अब हम तैयार होकर ही नीचे जाएंगे। मेरा मासूम सा शेर धोखा खा चुका है। वो बहराम की बेचैनी को नोट करता हुआ मुस्कुराया था और फिर उसके साथ ही ड्रेसिंग रूम में घुस गया था। महापारा अगले 2 दिन तक बुखार में तपती रही थी। घर वाले परेशान हो चुके थे। आनिया बार बार कॉल करके तबीयत का पूछ रही थी। अरूप भी बहुत ज़्यादा कॉल्स करके पूछ रही थी और आखिर में जो कॉल उसको मौसूल हुई थी वो अननोन नंबर से थी, जिसको उसने एक बार तो इग्नोर किया मगर दूसरी दफ़ा रिसीव कर चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम महापारा बेटा। फ़ोन के दूसरी तरफ से फारूक शाह की आवाज़ गूंजी तो वो हड़बड़ाकर अपने बेड से सीधी होकर बैठी थी। वालेकुम अस्सलाम सर। अपनी आवाज़ की लर्जिश पर वो काबू पाया था। 3 दिन से आप ऑफिस नहीं आई हैं, एनी प्रॉब्लम बेटा? नो सर, वो मुझे बुखार हो गया था, इसी वजह से ऑफिस नहीं आ सकी और थोड़ी देर के लिए गहरी सांस ली थी। पता नहीं वो उसकी अगली बात पर कैसे रिएक्ट करेंगे, शायद गुस्सा करेंगे और मैं मज़ीद ऑफिस में काम नहीं कर सकूंगी। यूनी का बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, तो अब्बा ने बोला है कि जॉब छोड़ दो। सॉरी सर, मैं आपकी कंपनी को इन्फॉर्म नहीं कर सकी। बहुत से आंसुओं को हलक से नीचे उतारकर पुरसुकून आवाज़ में कहा था। यूनी का बर्डन? दयान के साथ क्या बात हुई थी? फारूक सर की बात पर उसके 14 तबाक रोशन हुए। सर, उसके आंसू बेइख्तियार ही गालों पर बह गए थे। मैं अनजान नहीं था, तुम उस दिन आई थी, मगर फिर आमिर ने बताया कि तुम दयान के ऑफिस गई थी और फिर उसके बाद घर चली गई। अगर आप मुझे दयान का फादर समझने के बिना बात बताना चाहती हैं तो मैं हमतन गोश हूँ और इसके बाद मैं अपनी स्टोरी भी बता दूँगा। यू नो, समराज और नियाज वाली बातें। फारूक सर की बात पर वो हैरान हुई और वो उसकी बेटी की तरह क्यों ट्रीट कर रहे थे। अब उसकी इस झल्ली को कौन बताए कि वो उनको किस मुनासिबत से अच्छी लगने लग गई थी। नो सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो 9 साल का था जब उसकी माँ और मेरे एक्स वाइफ मुझे छोड़कर मेरे बिज़नेस पार्टनर के साथ इश्क माशूकी करने लगी थी और कुछ ही अरसे में तलाक के लिए उसके साथ शादी करके मेरे दोनों बच्चों को छोड़ गई थी। फारूक शाह उसकी बात काट चुके थे और जब बात बताई उस पर हैरत और बेयकीनी के मारे बेड से नीचे उतर गई थी। सर, उसकी शक भरी आवाज़ फ़ोन पर उभरी थी। 9 साल की उम्र से वो इस ट्रॉमा में है कि हर औरत बेवफा होती है, चाहे वो शादीशुदा हो या फिर ना हो। अगर पहले से बेहतर मर्द मिलेगा तो वो उसको छोड़ देगी। वो अपने खुले होठों पे हाथ रख चुकी थी। OMG, और इसको क्या बोल के आई थी? इतना बड़ा रिएक्शन तो बनता था।
अब आप बताएं कि उस दिन क्या हुआ था। फारूक शाह कुछ ही देर में ख़ुद को नॉर्मल भी कर चुके थे और दोबारा से पहले वाला सवाल पूछना जानते थे। अब बिना हिचकिचाए वो उसको पूरी बात बता गई थी और फिर ऐसे ही हुआ। महापारा ने भी अलिफ से लेकर ये तक सारी बात बता दी, किसी भी किस्म का झूठ का सहारा लिए बगैर, अपनी मिस्टेक भी और दयान सर की बातें भी जो उसने महापारा के किरदार पर की थी। और ये बातें बताते हुए वो एक बार फिर इसी दर्द से गुजर रही थी। उस दिन दयान शाह से सुनकर महसूस हो रहा था, आई एम सॉरी फॉर माई सन बेटा, फ्रॉम माई सन बेटा। फ़ारूक सर की ज़ुबान से ये अल्फाज सुन के वो शर्मिंदा हो गई थी। सर, मैंने आपको इसलिए तो नहीं बताया कि अब आप ये बोलें। वो हल्की फुल्की हुई। चलो बेटा, ना सही, बाप तो इसको एक अच्छे घर और अच्छे किरदार की बच्ची समझ रहा है। अच्छा, अब आपका रिज़ाइन मैं तभी कबूल करूँगा अगर आप कल मेरे भाई कज़िन के ऑफ़िस में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगी। मैं आपकी सीवी इनको भेज चुका हूँ। उनकी कंपनी नेशनल लेवल पे है, बट बहुत अच्छी कंपनी है। और हाँ, अगर आपने मना किया तो फिर मैं समझूंगा कि मुझे भी मेरे बेटे की तरह समझ रही हैं। नहीं सर, बट मैं दूसरी कंपनी में कैसे, मतलब मैं ही क्यों? उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो फ़ारूक सर की शुक्रगुज़ार हो या फिर नई टेंशन ले, क्योंकि आप टैलेंटेड हो और फिर मेरे जैसा बंदा अगर किसी का टैलेंट देख लेता है तो उसको ज़ाया नहीं होने देता। ओके सर। वो घर वालों के सामने परेशानी से तो बच जाएगी कि यही सोचकर उसने हामी भर ली थी। गुड वर्क, मैं डिटेल ईमेल करवा देता हूँ। और हाँ मेरा बेटा इतना बुरा नहीं है, बस लड़कियों से बचता बचाता रहता है। कॉल बंद करने से पहले फिर अपने खड़ूस बेटे की सफाई दी थी। यस सर, बचने के चक्कर में जो मेरे साथ किया है वो तो पूरी ज़िंदगी मुझे भूलने वाला नहीं है। कॉल बंद होने की थोड़ी देर बाद मेल रिसीव हुई थी और तो वो तो अरूप के पापा ज़मान शाह की कंपनी थी और अरूप को किसी तरह से सिचुएशन बताएगी, ये नई टेंशन उसके सर पर सवार हो चुकी थी। जो होगा वो देखा जाएगा सोचकर वो सोने के लिए लेट गई थी और दयान शाह के बारे में अफसरदगी से सोचने लगी। बेचारा दयान शाह, मगर दयान शाह बिज़नेस की दुनिया का भी ताज बादशाह था, इतना भी बेचारा नहीं है। अगले 1 माह तक वो ज़मान कंपनी में सेट भी हो गई थी और सब कुछ बैक टू नॉर्मल रूटीन हो गया था। अरूप तो उसको अपने पापा के ऑफ़िस में काम करते हुए देखकर हद से ज़्यादा खुश हो गई थी। वो कभी कभार उसके साथ ही ऑफ़िस आ जाती थी और सब में जो उसको अच्छा नहीं लगता था वो अरूप का भाई रुमैल का अपनी तरफ झुकाव था, जो वो अक्सर ही नोट किया करती थी। इसकी तरफ मुस्कुराकर देखना, उसको रिलैक्सेशन देना, वो सिर्फ इसी वजह से परेशान होती थी। अरूप को भी कुछ नहीं बता सकती थी कि तुम्हारे भाई नज़रबाज हैं या फिर वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। मतलब हर जगह उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम तो चलती ही रहती है। इसका तो दूर दूर तक अमीरों के साथ रिश्तेदारी करने का इरादा नहीं था। अमीर लोगों के साथ उनकी फैमिली कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो सकती थी और इसको भी अच्छे से अंदाज़ा था कि शादी तो उसकी अपने जैसे रिश्तेदारों में ही होनी है। इसीलिए वो ऊंचे महलों के ख्वाब तो उसने सोते हुए भी कभी नहीं देखे थे। अपनी हैसियत को वो अच्छे से जानती थी। और फिर महापारा कोई आम लड़की थोड़ी थी जो झोपड़ी में रहकर किसी शहजादे के ख्वाब देखे। वो अपने जैसे ही ख्वाब देखती थी। इस सब चक्कर में वो दयान शाह को तो भूल ही चुकी थी, मगर दयान शाह इसको नहीं भूला था। उसके पास रोज़ ही उसकी रूटीन पहुंचाई जा रही थी, क्या करती है, किधर जाती है, किससे हंस के मिलती है और किससे रूड हो के मिलती है। ऑल टू ऑल इन्फॉर्मेशन उसकी टेबल पर पहुंचाई जाती थी। दयान शाह दिल को बोल कर के तसल्ली देता था कि वो रोज़ ही उसकी खबर ले लेता है, क्योंकि वो महापारा सफदर पर यह बात साबित करना चाहता था कि महापारा उन्हीं लड़कियों के साथ इन्वॉल्व होती है। लेकिन दिन ब दिन महापारा का मजबूत किरदार उसके दिल को दीवाना और दिमाग को पागल कर रहा था और बस महापारा के किसी कमज़ोर लम्हे के इंतज़ार में है कि वो उसके सामने जाके बस बोल दे कि देखा, मैंने सब बोला था, मैं किसी को जज करने में गलती नहीं कर सकता और लड़कियां सिर्फ धोखेबाज और मक्कार ही होती हैं। मगर ऐसा दिन शायद ही कभी आएगा। अब देखते हैं कि जीत किसकी होगी, महापारा सफदर की या फिर दयान शाह की। आगे जारी है। उम्मीद है आप सभी को ये नावल अच्छा लगा होगा। ये आगे कंटिन्यू है। नावल नेम है तू ज़िंदगी है बाय मिसबा मलिक। यूट्यूब पर आपको इसके आगे के पार्ट मिल जाएंगे। उनका यूट्यूब चैनल भी है, इसीलिए आगे आप उनके यूट्यूब चैनल पर वॉच कर लीजिएगा। मुझे आगे नहीं पढ़ना। अगर मुझे पता होता कि ये इनकम्प्लीट है तो मैं कभी रीड नहीं करती। मैं इतनी देर से यही सोच रही हूँ कि स्टोरी तो ये आगे बढ़ ही नहीं रही, ये हीरो हीरोइन का कोई सीन क्यों नहीं आ रहा, क्या मसला है। अब पता चला कि आगे स्टोरी कंटिन्यू है। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं किसी और नावल के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।